कहाँ तक बता दिया था? शेप एंड साइज तक। हाँ कर लिया सबने डिफरेंस वाला पार्ट। चलिए कॉपी निकालिए, मैं देखूंगा। और जिन्होंने नहीं किया अपने जगह पे खड़े हो जाएं। प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच में डिफरेंस। 3 पॉइंट किया केवल। नो सेल वॉल। जिसमें कहाँ लिखा सेल वॉल एब्सेंट प्रेजेंट? वो किया ही नहीं, अलग तरह से कर दिया। मानना इसी को है। हम्म। किसको मार्क नहीं किया? ये है ये लाइनिंग। किसको? ये लाइनिंग ना। हाँ माइक्रोस्केलेटन ट्राइकोसाइटोस्केलेटन। किया है पक्का सही सही। राउंड शेप्ड। कैसे कहोगे राउंड शेप है प्लांट सेल? कोई जरूरी थोड़ी है। बताओ, आप बोल के बताओ डिफरेंस। प्लांट एनिमल सेल में डिफरेंस नहीं पता? हाँ बस इसी तरह से बताइए। सबने किया है पक्का? ये वाला माइक्रोविलाई। कह सकते हैं सब जगह हर सेल में माइक्रोविलाई होता भी नहीं एनिमल सेल्स में। इंटेस्टाइन के पास ही होता है बेसिकली। अभी लिख रही है। सेल वॉल एब्सेंट इन प्लांट्स लिख दिया आपने। क्या चाह रहे हैं आप? सभी सेल में नहीं होता। देखा था बस, कुछ लिखा कुछ भी नहीं। एनिमल सेल कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज कैसे कह सकती हो? नर्व सेल बहुत लंबा होता है। हम्म। बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ। हाँ वो तो सबको अंडरलाइन किया हुआ दिख रहा है। अभी लिखा है। लिखने की कोशिश कर रही थी। सब सुनता हूँ मैं, याद रखना। माइक्रोविलाई वाला हटा दो। माइक्रोविलाई का कोई पॉइंट एनसीईआरटी ने दिखाया है, लेकिन वो कोई पॉइंट नहीं, हर सेल में नहीं मिलता एनिमल्स।
हर एनिमल सेल में नहीं होता है। माइक्रोविलाई, हाँ, प्लाज्मोडेस्माटा ले सकते हैं, मल्टी सेलुलर प्लांट्स में जरूर मिलेगा, यूनिसेलुलर प्लांट्स में ये नहीं होता, आगे हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, कॉमन बातें जो होते हैं जैसे रिजर्व फूड मटेरियल, एक पॉइंट आप बना सकते हैं, रिजर्व फूड का पॉइंट बना सकते हैं, सेल वॉल का पॉइंट बना सकते हैं, प्लाज्म लार्ज वैक्यूल का पॉइंट बना सकते हैं, प्लास्टिड्स का पॉइंट बना सकते हैं। ठीक, हाँ। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने शेप एंड साइज वाले पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था। साइज से स्टार्ट करना था, शेप तक। अच्छा अच्छा, डिफ्स, ठीक। शेप एंड साइज ऑफ सेल। तो सेल के शेप एंड साइज की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले शेप एंड साइज में अलग अलग शेप, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग शेप देखने को मिल सकता है। जैसे जैसा वो फंक्शन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी कभी कभी सेल का शेप क्या होता है, डिसाइड होता है। तो शेप जो होता है फंक्शंस पे भी डिपेंड कर सकता है। जैसे नर्व सेल का कंडक्शन का काम है तो उसका लेंथ बहुत लंबा है, अप टू 1 मीटर। ठीक, तो जिसके पास मॉड्यूल है, पेज नंबर 166 पे देखेंगे तो दो छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं। पहले आप लोग को लेफ्ट बॉक्स पे फोकस करना है, और जिनके पास मॉड्यूल नहीं है, एनसीईआरटी अगर हो तो वहां भी देख सकते हैं। सबके पास मॉड्यूल है, ऐसा कोई भी जिनके पास नहीं है? चलिए, तो शेप एंड साइज में पहला आप देखेंगे तो लिखा हुआ है राउंड एंड बाइकनकेव शेप में, और इसका एग्जांपल क्या है? आरबीसी। तो आरबीसी का शेप कैसा होता है? राउंड होता है, लेकिन बाइकनकेव मतलब दोनों तरफ से क्या होगा, धंसा हुआ होगा। दूसरा शेप होता है अमीबॉइड शेप, जो अमीबा की तरह दिखाई देते हैं, और ये एग्जाम्पल आपको दे रखा है डब्ल्यूबीसी का। तीसरा शेप, आपको डायग्राम आपको देख लेना है, वहीं पे डायग्राम दिया हुआ है मॉड्यूल में, कलरफुल डायग्राम, एनसीईआरटी का डायग्राम है। तीसरा है लॉन्ग एंड नैरो। लॉन्ग एंड नैरो, इसका एग्जाम्पल है कॉलुमनर एपिथेलियल सेल। कॉलुमनर एपिथेलियल सेल है। चौथा एग्जाम्पल द लॉन्ग एंड ब्रांच। लॉन्ग एंड ब्रांच में एग्जाम्पल है नर्व सेल का, कि नर्व सेल है लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। इलोंगेटेड शेप ट्रैकिड्स का होता है, और ट्रैकिड्स जाइलम में अंदर पाया जाने वाला एक स्ट्रक्चर है। जाइलम के अंदर पाया जाने वाला एक स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद राउंड एंड ओवल, एग्जाम्पल मीजोफिल सेल। राउंड एंड ओवल किसका एग्जाम्पल? मीजोफिल सेल्स। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये अलग अलग राउंड एंड बाइकन के आपको डायग्राम सबका दिख रहा है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कॉलुमनर, तो हम कह सकते हैं अलग अलग शेप मिल सकता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता है, तो उनको हम लोग नाम देते हैं प्लियोमॉर्फिक। क्या नाम देते हैं? प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक हर जगह नहीं मिलता, कुछ ही ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लियोमॉर्फिक होते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ फिक्स शेप। वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास कोई फिक्स शेप नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा। इसका एग्जाम्पल क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का कोई भी शेप फिक्स नहीं होता, ये हर समय अपना शेप बदलता रहता है। हर समय अपना शेप क्या रहता है? बदलता रहता है, इसलिए हम इसको कोई फिक्स शेप नहीं कहते। और फिक्स शेप जिसके पास नहीं होता उसको हम क्या सा नाम यूज कर सकते हैं? प्लियोमॉर्फिक है ये। और इस कारण से, क्योंकि ये अपना शेप बदलता रहता है, इसलिए कहते हैं जोकर है ये। ठीक, तो क्या कहा जाता है? जोकर ऑफ दी माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है ये। ये क्या है? जोकर ऑफ दी
माइक्रोबायोलॉजी। तो जोकर कौन है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो ये कैसा शेप रखता है? प्लियोमॉर्फिक। तो प्लियोमॉर्फिक एक ऐसा कंडीशन है जहां पे किसी का भी फिक्स शेप हर समय अपना शेप वो क्या करता है? बदलता रहता है। शेप क्यों बदलता रहता है वो? तो शेप को मेंटेन रखने का काम किसका है? साइटोस्केलेटन का काम होता है शेप मेंटेन करने का। साइटोस्केलेटन का काम क्या होता है? शेप मेंटेन रखने का। तो यूकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन होता है और प्रोकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन नहीं होता। तो बैक्टीरिया के अंदर शेप मेंटेन कैसे होता है फिर जब साइटोस्केलेटन नहीं होता? तो सेल वॉल। बैक्टीरिया के अंदर शेप में से मेंटेन होता है सेल वॉल। तो साइटोस्केलेटन नहीं है तो कौन मेंटेन करने में मदद करेगा शेप को? सेल वॉल। लेकिन अगर दोनों नहीं है तो शेप मेंटेन ही नहीं होगा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल भी नहीं होता। अमीबा अपना शेप मेंटेन करता है, इरेगुलर शेप होता है लेकिन उसमें साइटोस्केलेटन होता है, जिस कारण से वो सीडोपोडिया बनाता रहता है अपने नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एक शेप हुआ तो उसको मेंटेन नहीं रखेगा, मेंटेन रख सकता है। वही तो है अमीबॉइड शेप। ये तो बात हो गई शेप की। दूसरा है साइज। साइज अलग अलग होता है अलग अलग सेल का। जैसे माइकोप्लाज्मा, इसको स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन कहते हैं। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन होता है और इसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर है। नॉर्मल बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। उसी तरह से ह्यूमन आरबीसी का साइज 7 माइक्रोमीटर होता है। ये डेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हाँ हाँ, अभी ये बस पहुंच रहे हैं वहां पे, अभी डायग्राम में आ रहे हैं। अब ये डेटा एनसीईआरटी में दिखा हुआ है। माइकोप्लाज्मा का साइज 0.3, बैक्टीरिया का साइज 3 to 5 और ह्यूमन आरबीसी का साइज 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट सेल कौन? नर्व सेल। लार्जेस्ट सेल और एग ऑफ ऑस्ट्रिच, आइसोलेटेड सेल जो कि बॉडी से बाहर निकल के दिखाई देता है। अब ये तो डेटा है, याद करने वाली बात। लेकिन एक जगह कंफ्यूजन होता है, जब आप मॉड्यूल में उसी पेज पे राइट हैंड साइड वाला पार्ट देखते हो, डायग्राम जिसमें लिखा हुआ है उसमें कुछ डेटा दिया हुआ है। क्योंकि पीपीएलओ हमने यहां पे कहा है माइकोप्लाज्मा जिसका साइज 0.3 है, माइकोप्लाज्मा का ही एक दूसरा एग्जाम्पल है। माइकोप्लाज्मा का ही एक दूसरा एग्जाम्पल होता है माइकोप्लाज्मा का ही एक दूसरा एग्जाम्पल कौन होता है? पीपीएलओ। उसका साइज एनसीईआरटी ने दे रखा है कितना? 0.1 माइक्रोमीटर। अब आप क्या करेंगे? तो माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा एक जीनस है। माइकोप्लाज्मा क्या है? जीनस, जिसके अंदर बहुत सारे स्पेसीज हो सकते हैं। तो उनमें से एक मेंबर आपको क्या मानना है? पीपीएलओ। तो मोस्ट ऑफ द माइकोप्लाज्मा 0.3 है, लेकिन जो पीपीएलओ वाला पार्ट है वो 0.1 है। ठीक, तो अगर क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट सेल लिखा हो कि स्मॉलेस्ट सेल कौन है और ऑप्शन में पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा दोनों हो, तो आपको पहले पीपीएलओ सेलेक्ट करना है। और अगर पीपीएलओ नहीं है, माइकोप्लाज्मा और दूसरे एग्जाम्पल है, तो माइकोप्लाज्मा सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक, उसी तरह से टिपिकल शब्द यूज किया डायग्राम में, आप देखेंगे टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। टिपिकल का मतलब क्या होता है? टिपिकल का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हम उस ग्रुप के सभी कैरेक्टरिस्टिक को शो कर ले। ठीक, जैसे बैक्टीरिया में कोई जरूरी नहीं है कि सभी बैक्टीरिया में फ्लैजिला हो, लेकिन हम दिखाएं डायग्राम में नहीं फ्लैजिला होता है, कोई जरूरी नहीं सब में हो, लेकिन हम दिखा दे उसको भी। तो उस तरह के जितने भी प्रॉपर्टी किसी भी सेल में है, अगर वो हम सब कुछ दिखा देते हैं किसी एक डायग्राम से, तो हम उसको कहते हैं टिपिकल का है, टिपिकल स्ट्रक्चर है ये। ठीक, तो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम दिया है जो कि 10 to 20 माइक्रोमीटर है। ठीक, तो ये एक यूजुअल स्ट्रक्चर है। अब ये कहोगे सर ह्यूमन आरबीसी भी तो यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन एक जगह तो दिया हुआ है 10 to 20, यहाँ पे तो 7 ही है केवल दिया हुआ, तो क्या माने? तो आरबीसी लिखा हुआ आएगा तो हमें
7 ही मानना है। ठीक, एक टिपिकल शब्द यूज करके आए तो 20-20। उसी तरह से अगर बैक्टीरिया ही केवल लिखा हुआ हो तो 3 to 5, लेकिन टिपिकल बैक्टीरिया हो तो 1 to 2। कंफ्यूजन एनसीईआरटी का किया हुआ क्रिएट। हाँ, सब कुछ है। ठीक है, तो सामान्य रूप से हम लोग मानेंगे कि सामान्य रूप से बैक्टीरिया का साइज इतना है, लेकिन हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। वो एक टिपिकल शब्द का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन। किसी एक बैक्टीरिया में सारे कैरेक्टर कोई जरूरी नहीं है मिल जाए, ये रिप्रेजेंटेशन है केवल। ठीक है, वो दिखाया, एनसीईआरटी ने किया है ऐसा। ठीक, उसी पीपीएलओ का बता दिया, और लास्ट में किया किसका दिया हुआ है? वायरस का। बोलिए। दिखेंगे, हम दिखा रहे हैं, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, वैसा कोई जरूरी नहीं सभी जगह ऐसा मिल ही जाए। हाँ, माइकोप्लाज्मा का एक एग्जाम्पल है। ये एक नाम दिया गया था, पीपीएलओ कुछ अलग नहीं है। एक्चुअली जब माइकोप्लाज्मा डिस्कवर्ड हुआ था तो सबसे पहली बार जो डिस्कवर्ड हुआ था वो पीपीएलओ था। क्यों? तो उसका कारण है कि ये डिस्कवर्ड हुआ था कैटल्स में। कैटल्स के एक डॉक्टर थे, नोकार्ड एंड रॉक्स, 1898 की बात है। उस समय लोग जानते थे कि निमोनिया केवल ह्यूमंस में होता है, लेकिन निमोनिया की तरह का सिम्टम कैटल्स दिखा रहे थे। समझना, निमोनिया की तरह का सिम्टम्स कौन दिखा रहा था? अब उन्होंने देखा कि लंग, उसके निमोनिया उस समय माना जाता लंग्स का इन्फेक्शन है, अभी भी लंग्स का इन्फेक्शन है। तो उन्होंने क्या किया, कैटल के लंग्स के फ्लूइड को निकाला, जिसको प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लूरल फ्लूइड के अंदर देखा कि एक ऑर्गेनिज्म है जो कि इन्फेक्शन कर रहा है, तो उसका नाम दे दिया प्लूरो। निमोनिया की तरह का सिम्टम दिखा रहा है, इसलिए नाम दे दिया प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसी को बाद में एक जीनस में कन्वर्ट किया गया जिसका नाम जानते हैं, माइकोप्लाज्मा। और जो निमोनिया की तरह का सिम्टम करवा रहा है वो इसका एक पार्ट है। ठीक, इसलिए समझना है। फिर कभी भी आए तो माइकोप्लाज्मा के साइज का रेंज होता है 0.1 से 0.3। ठीक, ये तो बात हो गई साइज की और शेप की। तो साइज शेप जो है ये वेरिएबल हो सकता है, ऐसा नहीं कि जितना मैंने डेटा लिखा है उतना ही शेप होगा, इसके अलावा भी शेप हो सकते हैं। मॉड्यूल पढ़ोगे तो डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, क्यूबॉइडल, इरेगुलर, अलग अलग तरह के शेप और भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं इतना ही शेप मिलेगा, और भी शेप हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो ये तो बात हो गई शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म की। इसके बाद हम लोग डिफरेंस करेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में। तो हम लोग अब डिफरेंस करेंगे किसके बीच में? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस करेंगे। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे किससे? यूकैरियोटिक सेल से। देखो प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मींस क्या होता है? प्रिमिटिव। और कैरियोटिक शब्द का मतलब होता है न्यूक्लियस। उसी तरह से यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक शब्द का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो वो क्या है? और जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस हो उनको यूकैरियोट। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बेसिस पे यहाँ पर डिफरेंस ये। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते किसको है? क्यों हम कहते हैं कि कोई भी न्यूक्लियस प्रिमिटिव है और कोई भी न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस है? तो वो मेम्ब्रेन बाउंड है या नहीं है,
उस बेसिस पे हम डिफरेंस करते हैं। जैसे पहला पॉइंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट। समझ लोगे मतलब, प्रेजेंट होगा तो प्लस एंटी, माइनस होगा तो एब्सेंट। ठीक, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट होता है, इसलिए इसके न्यूक्लियस को क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस। एंड हेंस सच न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस। तो यूकैरियोट्स में क्या होगा, तो हम कहेंगे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, that is nuclear membrane is present। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिसको हम कह सकते हैं कि सही में ये न्यूक्लियस है, वो कहां प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक सेल में। कहां एब्सेंट होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, क्रोमोसोमल मटेरियल या क्रोमोसोम्स आर इन कंटिन्यूअस विथ साइटोप्लाज्म। तो क्रोमोसोम्स किसके कंटिन्यूटी में आ जाएगा, साइटोप्लाज्म के कंटिन्यूटी में। एंड हेंस such chromosomes are called as naked chromosome, क्योंकि किसी चीज से घिरा हुआ नहीं है, तो इसलिए हम इस तरह के क्रोमोसोम को क्या नाम देंगे, नेकेड क्रोमोसोम। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल chromosomes are present inside the nuclear membrane। क्रोमोसोम कहां प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर। क्रोमोसोम बना किस चीज से होगा, क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड को हम लोग डीएस डीएनए भी कह सकते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या कह सकते हैं, डीएस। डी का मतलब डबल, एस का मतलब स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, कैसा होता है, सर्कुलर। तो आप लोगों में से कोई बता सकता है डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर डीएनए का मतलब क्या है यहाँ पे। तो देखो, डीएनए जो होता है दो तरह का होता है। एक डीएनए इस तरह का होता है, एक धागा दिखाई दे तो, दो धागा दिखाई दे तो डबल स्टैंडर्ड। ये सर्कुलर है क्या, तो ये लीनियर डीएनए। हमारे बॉडी में कैसा डीएनए, लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है वो एक धागा और इसी के ऊपर लपेटा हुआ दूसरा धागा, और ये सर्कुलर दिखाई दे रहा है तो हम कहते हैं ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और ये लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आ रहा है समझ में। तो लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए कहां, यूकैरियोटिक सेल में। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए कहां, प्रोकैरियोटिक सेल में। दोनों एंड फ्री हो तो लीनियर, दोनों एंड आपस में जुड़ गए तो सर्कुलर, सर्कुलर डीएनए होता है, क्योंकि वो भी पहले कभी बैक्टीरिया था। तो क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। वो भी सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दोनों प्रेजेंट होते हैं। नहीं, कहीं कहीं पे प्लाज्मिड होता, सब में नहीं, लेकिन क्रोमोसोम सब में होगा। क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए विच
डेट इज, आई और ई लिखा हुआ डेट इज यहाँ पे। उसे क्यों हंसी आ रही है? तो क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विच डू नॉट कंटेन। कितने लोग इस प्रोटीन का नाम जानते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। जिसके पास हिस्टोन प्रोटीन, कुछ लोग हाथ उठाने में भी इस तरह से कंजूसी जो होता है ना, इस तरह जान भी सकते हैं कहीं पूछ ना दे। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? एब्सेंट। हिस्टोन प्रोटीन एक तरह का पर्टिकुलर प्रोटीन है जो कि डीएनए को क्वाइल करने में मदद करता है। एक ह्यूमन सेल में, हर सेल में कितना लंबा डीएनए? अब ये कौन सा क्वेश्चन है? ह्यूमन सेल के हर सेल में कितना लंबा डीएनए? अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर। मतलब 2 मीटर लंबा धागा, डीएनए थ्रेड होता है। 2 मीटर लंबा धागा हर सेल में पाया जाता है, और वो ऐसा सेल है जो हमें दिखता नहीं है। सेल दिखाई दे रहा है किसी को माइक्रोस्कोप के बिना? अब किसी में आंख में माइक्रोस्कोप लगाओ तभी दिखाई देगा। ठीक, तो ये ऐसी जगह प्रेजेंट है जहां पे जो कि हमें दिख नहीं रहा, इसका मतलब वो धागा क्वाइल्ड है। क्या है? क्वाइल्ड है। तो क्वाइलिंग किसकी मदद से? हिस्टोन प्रोटीन्स। तो बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन होता है, जो हिस्टोन प्रोटीन, जो डीएनए के क्वाइलिंग में मदद करता है, वो नहीं होता। तो ये नहीं समझना है कि बैक्टीरिया का डीएनए क्वाइल्ड नहीं होता, होता है लेकिन दूसरे प्रोटीन से होता है, हिस्टोन से नहीं होता है। ठीक, और हिस्टोन का होना एक इंपॉर्टेंट फीचर बनाता है। अगर जिस समझो यहां पे आप लोग आपस में बातें बहुत कर रहे हो, धीरे धीरे ठीक हो जाओगे, खासकर मेरी क्लास। सन्नाटा ऐसा ही चाहिए। जब तक आप शांत नहीं रहोगे ठीक से नहीं सुनोगे। जब तक आप ठीक से नहीं सुनोगे समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा, बाद में रिवाइज करोगे, कुछ भूलोगे, कुछ याद रहेगा। फिर वो कॉन्सेप्ट खराब होगा, सर ने ठीक से नहीं पढ़ाया। वो मैं आने नहीं दूंगा। इसलिए मेरी क्लास में गर्दन भी मत घुमाना आपस में। दूसरी क्लास है, पहली क्लास में छोड़ दिया था, कुछ नहीं बोला था। ठीक है, आपस में बातें नहीं करना, ये मेरा सजेशन मान लो, सुझाव मान लो, क्योंकि ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है। बातें करो, हॉस्टल में जाके करो, क्लास के बाहर करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ रेगुलर हर 2 मिनट पे कुछ लोग इधर से उधर हो रहा है, वो सही नहीं है। पॉलीएमीन्स एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है पॉलीएमीन, वो हेल्प करता है कॉइलिंग में। ठीक, तो बैक्टीरिया में ये मत समझना 2 मीटर लंबा धागा होता है। बैक्टीरिया में मिलीमीटर लंबा होता है, मिलीमीटर और मीटर में अंतर है। होता है उसके पास भी लंबा, उसके साइज से बहुत लंबा होता है। ठीक है, दोनों जगह सेम कंडीशन है, सब क्वाइलिंग दोनों जगह चाहिए। यूकैरियोटिक सेल में क्वाइलिंग कौन करेगा? हिस्टोन। तो जो लोग हिस्टोन में जवाब दिए थे कि जानते हैं, कौन कौन जवाब दिए थे, फिर से हाथ उठाइए। कितने टाइप का होता है हिस्टोन? हाँ बोलिए। 5 तरह के होते हैं। कितने लोग ये जानते थे? देखिए, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। जब हम लोग क्रोमोसोम पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा वहां पे। ठीक, जब क्रोमोसोम पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कैसे कॉइलिंग करता है, तब जाकर कंडेंसेशन होता है, क्रोमोसोम बनता है। तो क्रोमोसोम यहाँ पे सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बना होता है, लेकिन यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होता। हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होगा। तो हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होगा, तो इस कारण से ऐसे क्रोमोसोम को, सच क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम को हम लोग फॉल्स क्रोमोसोम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता।
और जिसके पास हिस्टोन प्रोटीन होगा उसके क्रोमोसोम को ट्रू क्रोमोसोम कहेंगे। तो मेन क्राइटेरिया हिस्टोन प्रोटीन है। दूसरे प्रोटीन होते हैं इसके पास, फिर भी हम उसको ट्रू नहीं कहते। किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है ये ट्रू और फॉल्स का? हिस्टोन प्रोटीन है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। ठीक, तो यहां पे एक जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ linear double stranded DNA which contain histone protein, जिसके पास हिस्टोन प्रोटीन होता है। एंड such chromosomes are called as ट्रू क्रोमोसोम। वैसे क्रोमोसोम को हम लोग ट्रू क्रोमोसोम कहते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। ठीक, इसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कहां पे प्रेजेंट होगा, कहां एब्सेंट होगा? प्रोकैरियोट्स। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड cell organelles are absent, लेकिन राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स, छोटे साइज का राइबोसोम क्या कहलाता है? 70S टाइप। 70S क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे जब राइबोसोम पढ़ाऊंगा। एस का मतलब एक साइंटिस्ट का नाम है, स्वेडबर्ग यूनिट। यहां पे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, और यहां पे राइबोसोम किस तरह का? 80S type and 70S type, both are present। लेकिन जो 70S टाइप होता है प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। हर जगह 70S टाइप नहीं मिलेगा। तो ज्यादातर केस में साइटोप्लाज्म में कौन पाया जाएगा? 80S। ER के ऊपर कौन पाया जाएगा? 80S। कौन सा? 70S टाइप आर प्रेजेंट। कौन फास्ट डिवीजन करेगा? डिवीजन फास्ट किसका होगा? प्रोकैरियोट कितनी देर में डिवाइड करते हैं? एक बैक्टीरिया कितनी देर में डिवाइड कर जाएगा? तो सामान्य रूप से कोई भी बैक्टीरिया 20 मिनट्स में डिवाइड करता है, 20 मिनट में। हर 20 मिनट में वो क्या कर लेता है? डिवाइड। लेकिन यूकैरियोटिक सेल डिवीजन टाइम अगर ईस्ट ले, जो यूनिसेलुलर है यूकैरियोट, 90 मिनट्स होता है। तो कौन फास्ट डिवीजन करता है? अगर हम एनिमल सेल की बात करें, एक डिवीजन के लिए 24 आवर्स चाहिए। लेबोरेटरी में जब हम कल्चर करते हैं ह्यूमन सेल को या एनिमल सेल को, तो उसको एक बार डिवाइड करने में कितने टाइम लगते हैं? 24 घंटे। तो ज्यादा फास्ट कौन हुआ? प्रोकैरियोट्स।
प्रोकैरियोट्स multiply more rapidly than the eukaryotic cell. Example, bacteria divide once in 20 minutes. एक बैक्टीरिया कितने देर में डिवाइड कर जाता है? 20 मिनट्स में. And yeast cell divide once in 90 minutes. तो स्लो डिवीजन और एक जगह फास्ट डिवीजन, दो तरह का डिवीजन. कहाँ फास्ट? अब हम लोगों ने शेप यूकैरियोटिक सेल का पढ़ लिया है. रब कर देना ये नीचे वाला. आ रहा है समझ में? क्लियर है सब कुछ? तो बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन वेरियस शेप्स. अलग अलग शेप में बैक्टीरिया पाया जा सकता है. ये राउंड शेप हो सकता है तो उसको हम कोकस कहते हैं. रॉड शेप्ड होता है तो हम उसको बेसिलस कहते हैं. कुछ स्पाइरल होता है और कुछ विब्रियो कहलाते हैं, कॉमा शेप्ड. तो कोकस का मतलब स्फेरिकल शेप. स्फेरिकल दिखाई देगा कोकस, रॉड लाइक दिखाई देगा बेसिलस. स्पाइरल कह लो या हेलिकल कह लो. और विब्रियो का मतलब कॉमा शेप. तो ये सब अलग अलग शेप में हो सकते हैं. देखने में कैसा लगेगा? तो स्फेरिकल तो आप समझ रहे हो. रॉड शेप बैक्टीरिया इस तरह का दिखाई देता है. स्पाइरल शेप कुछ इस तरह का दिखाई देता है. और कॉमा शेप्ड इस तरह के दिखते हैं. तो कॉलरा जो होता है विब्रियो कॉलरी होता है जो कि कॉमा शेप्ड होता है. इकोलाई नाम सुना होगा बैक्टीरिया का, ये रॉड शेप्ड होते हैं. हाँ हाँ उसी का. बस यूकैरियोटिक सेल में हमने शेप पहले ही पढ़ लिया इसलिए उसके बारे में नहीं चर्चा करेंगे. नोट कर लिया? ये नीचे ये पार्ट नोट कर लिया? तो 20 मिनट हुआ ना. समझ में नहीं आया तुम्हें? क्वेश्चन मार्क चेहरे पे दिखाई दे रहा है. बोलो. जितने देर में डिवाइड किया तो पुराना खत्म. मरते ही नहीं है कभी बैक्टीरिया. अगर उसको लगातार न्यूट्रिशन मिलता रहे तो वो अमर है. क्योंकि बैक्टीरिया का डेड बॉडी नहीं मिलता अगर उसको न्यूट्रिशन लगातार मिलता रहे तो. अगर न्यूट्रिशन मिलना बंद हो गया तब वो मर जाएंगे. ठीक. क्योंकि एक बैक्टीरिया जब डिवाइड कर रहा है तो यही बैक्टीरिया टूट के दो पार्ट में बदल जाता है. तो पेरेंट बॉडी ही तो कन्वर्ट हो गया डॉटर सेल्स में. तो जब आप घर में दही बनते देखा होगा, बैक्टीरिया को लगातार न्यूट्रिएंट मिलता रहे वो डिवाइड करते करते कितना भी दही बना सकता है. लेकिन अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ दिया तो धीरे धीरे वो खराब होना शुरू हो जाता है. मतलब लैक्टिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है और पीएच लो होना, खट्टा हो जाता है. तो कहते हैं दही खट्टी हो चुकी है. तो उसमें डेड बॉडी मिल सकता है बैक्टीरिया का.
और अगर ताजी दही खा रहे हो तो समझ लो जिंदा बैक्टीरिया आप कच्चा चबा रहे हो। यही रियलिटी है। ठीक, ये तो बात हो गई अलग अलग शेप की कि बैक्टीरिया कितने तरह के शेप में होते हैं। अब बैक्टीरिया जो भी है, ये भले ही देखने में सब बैक्टीरिया अलग अलग लगे, बट फंडामेंटली दे आर सेम। फंडामेंटली दे आर सेम। कोई भी बैक्टीरिया, सब इंटरनल स्ट्रक्चर सेम दिखाई देगा। आप इसको बात करो, इसकी बात करो, शेप देखने में अलग अलग लग रहा है कि नहीं? लेकिन अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, किसी एक बैक्टीरिया को अगर हम ड्रॉ करें कि कैसा होता है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, अगर हम किसी एक बैक्टीरिया को डिटेल में समझें तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर इस तरह का हो सकता है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर में सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर अंदर कहीं पे फोल्ड हो जाता है, जिसको मीजोजोम कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया के माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करेगा। इसके बाद इसके पास सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ ऐसा भी डीएनए होता है जो इससे छोटे साइज का होता है, इसको हम नाम देते हैं प्लाज्मिड। तो याद रखना, प्लाज्मिड हर जगह नहीं मिलेगा, प्लाज्मिड हर बैक्टीरिया में नहीं मिलता। तो ये प्लाज्मिड है जो छोटे साइज का डीएनए होता है, ये हर बैक्टीरिया में नहीं मिलेगा, लेकिन जिसमें मिलेगा उस बैक्टीरिया को थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर देगा। जैसे बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, बहुत बार क्या होता है, कुछ एंटीबायोटिक खाते हैं तो बैक्टीरिया पे काम ही नहीं करता। क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि उसके पास प्लाज्मिड है और प्लाज्मिड के पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है, तो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। तो कभी कभी कुछ पेशेंट्स में एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, ये दवाई खा रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या होता है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कोई जरूरी नहीं सब में हो, लेकिन जिसमें होगा उसको एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दे देगा। ठीक है, और भी फंक्शन पढ़ेंगे बाद में इसके। इसके अलावा इसके पास राइबोसोम्स होते हैं। ये सब क्या है? राइबोसोम्स। इसके साथ साथ ये कहीं कहीं पे फूड स्टोर करके रखता है अपने साइटोप्लाज्म में, क्योंकि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल इसके पास नहीं होता। तो ये अपने फूड को कहाँ पे बिखर के रखता है? साइटोप्लाज्म में ही ड्रॉपलेट, छोटे छोटे दाने के रूप में रखता है, जिसको ड्रॉपलेट्स कहते हैं। ठीक, तो ये एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है सबसे बाहर में, वो क्या है? ये जो अंदर में स्ट्रक्चर है ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ जाओगे, ये मीजोजोम होता है। मीजोजोम एक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में पाया जाता है। इट एक्ट एज बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया। ये ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में मदद करने का। इसके पास राइबोसोम पाया जाता है जो कि 70s टाइप का होता है। जिस जगह पे डीएनए होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, क्योंकि इसके न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोइड। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। इसके अंदर ये जो पार्ट है ये साइटोप्लाज्म का पार्ट है, और इसके अंदर जो स्टोर्ड फूड है उसको सेल इंक्लूजन कहा नाम, इंक्लूजन नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? सेल इंक्लूजन। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो कोई भी बैक्टीरिया हो, चाहे कोकस हो, बेसिलस हो, स्पाइरल हो या विब्रियो, सब में यही होगा। किसी भी सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा। किसी के पास ऐसा नहीं है कि राइबोसोम 80s टाइप का हो जाए। सबका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम होता है, लेकिन अलग अलग शेप में दिखाई देता है। लेकिन फंक्शन भी समझो, फंक्शन भी अलग कर सकता है। कुछ बैक्टीरिया हमें डिजीज कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उनको कच्चा खा जा रहे हैं।
बैक्टीरिया हमें डिजीज कर रहा है क्या? कहते दही खाओ, फायदा करेगा, डाइजेशन अच्छा होगा। तो एक बैक्टीरिया नुकसान कर रहा है। जो लोग ज्यादा खुराफाती होते हैं, उछल कूद ज्यादा करते हैं, उनको कभी कभी टेटनस का इंजेक्शन लेना पड़ जाता है। लोहे से कट लग गया, डॉक्टर तुरंत कहता है टेटनस इंजेक्शन दो। लिया है किसी ने? हाँ देखो, तो वो नुकसानदायक है तभी तो। कॉलरा हो जाना, टाइफाइड होना, सब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक। तो कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए नुकसानदायक है और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद है। जैसे प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है रूट नोड्यूल राइजोबियम, याद है? रूट नोड्यूल बनाता है ना, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स कर देता है तो प्रोटीन बनाने में मदद मिलता है प्लांट को। तो जहां जहां राइजोबियम होता है रूट में, आप सोचो उसके पास प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। सोयाबीन, कहते हैं बहुत प्रोटीन है। जितने भी दाल खाते हो, पल्सेस, सब में प्रोटीन ज्यादा होता है। जितने भी बीन्स होते हैं, सब लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, सबके सब क्या होता है? प्रोटीनेशियस होते हैं, प्रोटीन रिच होते हैं। अरे बात समझ में? तो ये सब हमारे लिए बैक्टीरिया क्या है? फायदेमंद। लेकिन कुछ बैक्टीरिया नुकसानदायक भी होता है, हार्मफुल भी होता है। तो बैक्टीरिया देखने में तो सब सेम लगते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सबका सेम है, बट दे मे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ऑल्दो दे आर फंडामेंटली सेम। मॉड्यूल के पेज नंबर 166 का लास्ट लाइन पढ़िए उसको। फंडामेंटली सिमिलर लिखा हुआ है, इवन दो दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उस लाइन को मैं समझा रहा था इस स्ट्रक्चर के थ्रू। हाँ टिपिकल मान लो, टिपिकल भी नहीं है पूरी तरह से, मैंने डायग्राम नहीं बनाया इसका। अच्छे से बनाएंगे जब प्लांट डाइवर्सिटी शुरू करेंगे। वो जब आप बोर्ड एग्जाम पास कर जाएगा तभी होगा। क्यों 23 में? प्लाज्मिड भी अपना रेप्लिकेशन खुद कर सकता है। डबल स्टैंडर्ड, दो धागा दिखाई दे रहा है। प्लाज्मिड भी डबल स्टैंडर्ड, डीएनए भी इसका डबल स्टैंडर्ड। आ रहा है समझ में? क्लियर? ये वो लाइन समझ में आया 166 का लास्ट पॉइंट? देखने में फंडामेंटली सबको सब कुछ सेम है, लेकिन सबका स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग हो सकता है। अब हम प्रोकैरियोट्स को थोड़ा यूकैरियोट से कंपेयर करें डायग्राम के बेसिस पे। प्रोकैरियोट्स को किससे कंपेयर करेंगे? यूकैरियोट से। अब एक सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं यूकैरियोटिक सेल का।
तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, एसईआर, आरईआर, इसके ऊपर राइबोसोम्स, किस तरह का, एटीएस टाइप का। ये पेरोक्सिसोम्स, ये गोल्गी बॉडीज। ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ कर लिया। तो एक एनिमल सेल का या कह लो यूकैरियोटिक सेल का हमने डायग्राम ड्रॉ किया है यहाँ पे। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो जो भी भरा हुआ है ये सब किसका पार्ट है, साइटोप्लाज्म का। इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल दिख रहे हैं, मैंने एक एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये पेरोक्सिसोम है, लाइसोसोम है, एसईआर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ऐसे ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने एक एक दिखाया। तो यूकैरियोटिक सेल में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए हैं, बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, और वो क्या बना रहा है, हर सेल ऑर्गेनल का अपना कंपार्टमेंट है कि नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना इंटरनल कंपार्टमेंट है, कहेगा मेरे अंदर कुछ अलग काम हो रहा है। लाइसोसोम कहेगा मेरे अंदर काम अलग है, ईआर के अंदर का काम अलग है, गोल्गी बॉडी के अंदर का काम और पेरोक्सिसोम के अंदर का काम अलग है। सबका अपना अपना कंपार्टमेंट बना हुआ है।
इसलिए जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको वहां पर लिखा मिलेगा एक शब्द एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। मॉड्यूल में पेज नंबर 168 के पहले पॉइंट में लिखा मिलेगा। 168 में देखो, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म मिलता है किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या शो करता है? एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। किस कारण से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। क्योंकि इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, तो इस कारण से ये अपने अंदर एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन दिखाता है। क्या ऐसा कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रोकैरियोट्स में होगा? नहीं होगा, क्योंकि कंपार्टमेंटलाइजेशन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल के कारण आ रहा है और ये चीज इसमें एब्सेंट है। ठीक, तो ये भी एक डिफरेंस है। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन एब्सेंट, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट। बेसिस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। ठीक, अब जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी से पेज नंबर 128 और 129 का 2/3 पार्ट नहीं पढ़ना है अभी। एनसीईआरटी है जिनके पास भी है? कितने लोगों के पास है? दीजिए, कोई एक दीजिए। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको 125 पेज नंबर से ये चैप्टर शुरू होता है। 125 पेज नंबर ये है। आपको यहां से पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ लेना है। प्रोकैरियोटिक सेल हेडिंग दिया है तो केवल इस पेज में जहां तक दिया वहीं तक पढ़ना है। ठीक, जैसे ही ये पेज पलटा गया, ये पेज नहीं पढ़ना है अभी। और ये पेज 2/3 मैंने बोला, यहां तक नहीं पढ़ना है। यूकैरियोटिक सेल जहां से हेडिंग दिया वहां से फिर पढ़ना है। और ये 2 पेज अगर टेस्ट होगा तब भी नहीं पढ़ना है अभी। ठीक, क्योंकि ये हम कब पढ़ेंगे? प्लांट डाइवर्सिटी चैप्टर जब शुरू होगा, जिसमें किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा जब आएगा, तब हम लोग मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो अभी जो माइनर टेस्ट होगा आप लोग का, जो कि दिसंबर में प्रोबेबल है, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड वीक में एग्जैक्टली डेटा आपके पास आ जाएगा, तो उसमें ये पार्ट नहीं आएगा। इसलिए मॉड्यूल में आपको ये सारा पार्ट नहीं दिया हुआ है सेल बायोलॉजी वाले यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे जो मैंने कहा पहले लाइन पे एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन है, वो यहाँ का तीसरा लाइन है। ठीक है, आगे समझ में ना? नहीं तो बच्चे फिर बोलते हैं सर ये पढ़ना है नहीं पढ़ना, इसलिए मैंने पेज नंबर निकाल के समझा दिया कहां तक नहीं पढ़ना है, इसके बाद सब पढ़ना है। ठीक, तो हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ चुके, जो बेसिक इंफॉर्मेशन लेना था ले चुके। डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में, ये मत सोचना कि सर छूट गया क्या, छोड़ दोगे क्या, नहीं, पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, और ये आप ही के इसी मॉड्यूल में दे रखा है, पेज नंबर 25 26 पे जाइएगा मॉड्यूल के, केवल बैक्टीरिया ही मिलेगा आप। पलटते जाओगे, केवल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है सब, तो डिटेल में यहाँ पे प्लांट डाइवर्सिटी यूनिट है, उसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो इत्मीनान रखिएगा, पढ़ेंगे इसको कब? बाद में। अभी हम लोग केवल क्या पढ़ेंगे, किसके ऊपर फोकस? बेसिक हमने डिफरेंस कर लिया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। ठीक है, तो हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या है? तो यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन आते हैं? इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक सेल में एग्जांपल ब्लू-ग्रीन एल्गी, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नॉर्मल बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल में जितने भी प्रोटिस्टा है, जितने भी फंजाई, जितने भी प्लांट्स हैं, और जितने भी, ये सब के सब क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स। ये सब यूकैरियोटिक सेल्स के पार्ट। अब देशो या यूकैरियोटिक सेल्स
So extensive compartmentalization of cytoplasm due to presence of membrane bounded cell organelle. Due to presence of membrane bounded cell organelles. मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होने के कारण यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलता है, जो कि आपको डायग्राम से मैंने समझा दिया। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन क्या क्या होता है? कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी structure like cilia and flagella and cytoskeleton structure. कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शब्द क्यों यूज किया गया? कॉम्प्लेक्स शब्द क्यों यूज किया है? तो सीलिया और फ्लैजेला जब आप पढ़ोगे तो बना होता है, साइटोस्केलेटन में बना हुआ एक पार्ट है ट्यूबुलिन प्रोटीन, और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन 9+2 अरेंजमेंट शो करता है। 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है। इस कारण से हम कहते हैं कि ये क्या है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो उसका स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी होता है, इसलिए लिखा है एनसीईआरटी ने कि इसके यूकैरियोटिक सेल्स के पास, जिसके पास भी सीलिया और फ्लैजेला होगा, उसका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर देखने में थोड़ा सा क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। और उसके साथ साथ यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है, जो कि सेल के शेप को मेंटेन रखने में मदद करते हैं, सेल के शेप को बनाए रखने में मदद करते हैं। सेल का शेप मेंटेन इसी से रहता है। एनसीईआरटी है, निकालो घर पे, वहीं समझना, फिर देना 136 पेज नंबर 136। मॉड्यूल में 186 पेज नंबर। देखो साइटोस्केलेटन यहाँ पे दिया है, लेकिन 9+2 अगर समझना है तो देखो ये स्ट्रक्चर देखने में सिंपल लग रहा है आपको? किसको किसको सिंपल लग रहा है? ठीक, जब पढ़ेंगे तो और सिंपल लगेगा, ठीक है। तो आप देखोगे, काउंट करोगे तो ये टोटल पेरीफेरी में 9 होता है और सेंटर में 2 होता है, इसलिए इस अरेंजमेंट को हम 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक, आ रही बात समझ में? तो इसलिए हम इसका कहते हैं स्ट्रक्चर जो होता है थोड़ा सा क्या देखने में लगता है? कॉम्प्लेक्स। मॉड्यूल में पेज नंबर 168 पे, अच्छा नोट कर लीजिए पहले आप। बहुत पेज इधर उधर करना पड़ता नहीं। मॉड्यूल के पेज नंबर 168 पे जो सेल मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर वाला पॉइंट है, वहां पे लिखा है ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो सब आइडेंटिकल नहीं है, मतलब सेम नहीं है। तो उसके पहले ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं।
कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, ये सब पॉइंट वहां पे लिखा मिल जाएगा। कि सारे यूकेरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं है, क्यों नहीं है? तो प्लांट और एनिमल को कंपेयर किया कि प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है और प्लास्टिड्स होते हैं, और वो चीज एनिमल्स में एब्सेंट है। उसके बाद लिखा है सेंट्रियोल के बारे में, सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल विच इज एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स। लास्ट क्लास में ही समझाया था। तो कहां प्रेजेंट है? ऑलमोस्ट ऑल एब्सेंट है, तो लोअर प्लांट्स। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? तो यहां तक हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ लिया कि बेसिक फीचर क्या। अब हम लोग डिटेल में क्या पढ़ना है यूकैरियोटिक सेल में, तो हम लोग अब यूकैरियोटिक सेल्स के इंडिपेंडेंट हर स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक, शुरुआत किया जाए। रब कर दे सबको। हंगामा मचा रहा है बहुत। दस दिन पहले पढ़ा रहा था सामने बैच, यही चल रहा है। नहीं, रब कर दे अब। तो अब लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, और बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, कुछ भी कह लो। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्ट में हम लोग पीएम के नाम से भी जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर मत समझना, आपके दिमाग में वही चल रहा है। नहीं, तो जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब मैं इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता हूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो आपके दिमाग में चल रहा है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो सेल डिवीजन में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है, इट इज आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में क्या होता है? ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है एंड इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल वॉल इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के सेल वॉल के अंदर होगा, लेकिन एनिमल सेल्स में ये सेल आउटर मोस्ट बाउंड्री की तरह काम करेगा। तो प्लांट सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता, क्या होता है? सेल वॉल होता है। ये बहुत ही पतला लेयर होता है, थिन एंड डेलिकेट स्ट्रक्चर माना जाता है। ये बहुत ही थिन होता है और बहुत ही डेलिकेट मतलब सॉफ्ट होता है। डेलिकेट का मतलब बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो थिन और डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है। इसको कंसिडर्ड एज लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेल।
इसको हम लोग लिविंग स्ट्रक्चर सेल का मानते हैं। सेल का ये लिविंग स्ट्रक्चर है। क्यों लिविंग कहते हैं? ये बहुत डायनेमिक नेचर शो करता है। डायनेमिक क्यों? क्योंकि इसके पास पावर है किसी मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करने का, किसको अंदर जाने देना है और किसको अंदर जाने नहीं देना है, क्योंकि इसके पास सेलेक्टिव परमिएबिलिटी की प्रॉपर्टी है। इसलिए हम इसको क्या मानते हैं? सेलेक्टिव नेचर होने के कारण इसको हम क्या मानते हैं? लिविंग स्ट्रक्चर है। ये सेलेक्ट कर सकता है किसको जाने देना है, किसको जाने नहीं देना है। कोई मॉलिक्यूल ये नहीं कि मुझे बाहर जाना है तो बस चले जाओ और किसी को अंदर आना है तो बस चले आओ, नहीं। ये अलाउ करेगा तभी मूवमेंट होगा, अदरवाइज कोई मूवमेंट नहीं होगा। इसके साथ साथ इसको हम लोग कहते हैं इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल इन नेचर। तो सेलेक्टिव परमिएबल नेचर का मतलब क्या होता है? हाँ? किसको सेलेक्ट करे? मॉलिक्यूल मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के शब्द में बताइए। वो कुछ मॉलिक्यूल जाए, कुछ मॉलिक्यूल वैसे नहीं, टू दी पॉइंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से। सॉल्यूट जाएगा या सॉल्वेंट जाएगा, ये बताइए। सॉल्यूट, सॉल्वेंट जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ, आप बताइए, थोड़ा सा खड़े हो जाइए, बताइए बताइए। सॉल्वेंट और सॉल्यूट में डिफरेंस करके बताइए। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या जाएगा? ऑल सॉल्वेंट, सम सॉल्वेंट, ऑल सॉल्यूट, सम सॉल्यूट। नहीं, सेलेक्टिव लिखा हुआ है। मेरी क्लास में इधर उधर की बातें नहीं चलती। भाई कॉन्सेप्ट है तो यस, यही होगा। वो नहीं कि ये भी जाएगा, वो भी जाएगा, लिक्विड भी जाएगा, वाटर, वैसा नहीं होता। हाँ, कौन बताएगा इस चीज को? हाँ बताइए। ठीक है। सेमी परमिएबल का क्या होता है? तो सेमी और सेलेक्टिव में क्या डिफरेंस है? आपने जो बोला सेमी की जगह सेलेक्टिव का जवाब दिया। बिल्कुल इस तरह से जवाब आना चाहिए। वो नहीं पानी भी जाएगा, इम्यूनो एसिड भी जाएगा, वैसा नहीं। साइंस के स्टूडेंट है, मैंने साफ साफ कहा है, साइंस के स्टूडेंट को एग्जैक्ट जवाब आता है तो यस बोलना चाहिए, अगर नहीं है नो बोल देना चाहिए। अनाप शनाप बोलने से, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है, बीइंग ए साइंस स्टूडेंट आप शुरुआत कर रहे हो। अगर अभी से आपने शुरू कर दिया अनाप शनाप बोलना, और जब आप वाइवा में जाओगे, हालांकि 11th 12th में वाइवा तो सेट हो जाएगा, ठीक, लेकिन जब उसके आगे इंटरव्यू में जाओगे, कभी एमबीबीएस का वाइवा, वहां मेडिकल कॉलेज में अगर जाके वाइवा में दोगे और कुछ जवाब पूछा गया और लगे बोलने इधर से उधर, नंबर काट दिया जाता है। नंबर देने के बजाय वाइवा में क्या होता है, नंबर कट कर दिया जाता है। इसलिए साइंस के स्टूडेंट को हमेशा टू द पॉइंट बोलना चाहिए, यस और नो। ठीक है। तो सेमी और सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन, ये पढ़ना आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में है, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है जरूरत है बताने की, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। ठीक। पहले तरह का मेम्ब्रेन है परमिएबल मेम्ब्रेन। और परमिएबल नाम से आपको लगेगा सर सब कुछ जाएगा, अरे सब कुछ नहीं। सॉल्वेंट और सॉल्यूट दो ही तरह का मॉलिक्यूल एंटर करता है सेल में। ठीक। तो इट अलाउ मूवमेंट ऑफ बोथ सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूट। जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को मूवमेंट अलाउ कर दे उसको क्या कहेंगे? परमिएबल। दूसरे तरह का मेम्ब्रेन होता है सेमी परमिएबल।
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको कि आपने जब ऑस्मोसिस पढ़ा होगा तो रटा होगा, ऑस्मोसिस पढ़ा होगा तो रटा होगा। मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। एक नंबर पूरा। अब ये होता क्या है ये समझिए। इट अलाउ मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट बट नॉट द सॉल्यूट। कभी भी कोई भी सॉल्यूट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस नहीं कर सकता, वो केवल सॉल्वेंट को ही अलाउ करता है, सॉल्यूट को अलाउ नहीं करता है। तीसरे तरह का मेम्ब्रेन है सेलेक्टिवली परमिएबल। मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल में क्या होता है, अलाउ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट and some selected solutes। कुछ selected solute, सबको नहीं, हर तरह के सॉल्यूट को एंट्री नहीं है, कुछ सेलेक्टेड जिसकी जरूरत सेल को होगी वही अलाउ होगा, अदरवाइज नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक, तो उसको हम कहते हैं सेलेक्टिवली, का मतलब सेलेक्ट करेगा मॉलिक्यूल को, उसके अकॉर्डिंग अलाउ करेगा। और चौथे टाइप का मेम्ब्रेन होता है इम्परमिएबल। फिर कुछ बोल रही है, कुछ जाएगा, कुछ वो शब्द यूज नहीं करना है। neither solute nor solvent will pass through। अब आप कभी भी जवाब दीजिएगा तो टेक्निकली सही जवाब दीजिएगा। सेल वॉल को फ्रीली परमिएबल और लिग्निफाइड सेल वॉल को इम्परमिएबल। सॉरी, सुबेराइज सेल वॉल को इम्परमिएबल। सुबेरीन है तो क्या डिफरेंस हुआ बताइए। परमिएबल में मूवमेंट ऑफ बोथ सॉल्वेंट एज वेल एज मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट, देन movement of solvent but select as well as some selected solute, selectively permeable, neither solvent nor solvent। सीधे डेफिनेशन दीजिए, इसमें कोई इफ बट कभी भी नहीं होगा। लेकिन जहां अनाप शनाप बोलना शुरू कीजिएगा, ये जाएगा वो जाएगा, अमीनो एसिड जाएगा, पानी जाएगा, नहीं, टू द पॉइंट बोलिए। हो सकता है अभी खराब लगे लेकिन भविष्य के लिए आपके लिए अच्छा होगा। तो ये तो बात होगी सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों कहते हैं, समझ में आया। तो कोई भी लिविंग सेल है, क्या उसको केवल सॉल्वेंट से काम चलना है, केवल पानी चला जाएगा तो काम चल जाएगा? नहीं, उसको ग्लूकोज भी लेना होता है, अमीनो एसिड भी लेना होगा, बहुत सारे और मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करने होते हैं। इसलिए उसका मेम्ब्रेन कैसा होता है, किसी भी लिविंग मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो कोई भी लिविंग मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, लेकिन याद रखना सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में बिहेव एज सेमी परमिएबल, but semi-permeable membrane cannot behave as selectively permeable। एक मिनट, कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को अगर हमने केवल पानी पास करवाया, उससे ऐसे कंडीशन में रखा जहां केवल पानी का मूवमेंट हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे सेमी की तरह काम कर रहा है। लेकिन सेमी के यूज करके कभी भी हम सेलेक्टिव की तरह काम नहीं करवा सकते। तो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन में एक्ट एज सेमी, but semi-permeable membrane cannot act as selective permeable membrane। And plasma membrane is semi-fluid, इसी को एनसीईआरटी लिखता है क्वासी फ्लूइड इन नेचर। कैसा नेचर होता है इसका, सेमी फ्लूइड या क्वासी फ्लूइड नेचर। सेमी फ्लूइड का मतलब ना तो पूरी तरह से लिक्विड है, ना ही पूरी तरह से सॉलिड है,
इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, सेमी फ्लूइड। और ये एक ऐसा कंडीशन है जो कि बहुत यूनिक है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये भी लिक्विड है, ना तो पूरी तरह से सॉलिड ना पूरी तरह से लिक्विड। समझना ध्यान से, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है वो भी कौन ज्यादा रिजिड होगा। एक ऐसा कंडीशन है सेल, एज्यूम करो एक ऐसा कंडीशन है सेल का जिसके बाहर भी फ्लूइडिक नेचर है और अंदर भी फ्लूइडिक नेचर है। तो अगर किसी भी मेम्ब्रेन को साइटोप्लाज्म को अंदर रोक के रखना है तो उससे ज्यादा हार्ड होना होगा, क्योंकि अगर उससे ज्यादा डाइल्यूट हुआ साइटोप्लाज्म बाहर लीक कर जाएगा। जैसे कभी किसी कैप्सूल को देखा होगा, जो टैबलेट कैप्सूल होता है उसके अंदर कुछ लिक्विड कभी कभी भरा होता है। इनो का टैबलेट जो होता है लिक्विड होता है, वो रिजिड होता है, कैप्सूल बाहर में रिजिड होता है, उसके अंदर में लिक्विड होता है। अगर बाहर का पार्ट ही लिक्विड हो गया तो अंदर का लिक्विड टिकेगा क्या, अंदर में बाहर लीक हो जाएगा। उसी तरह से कंडीशन मेम्ब्रेन को अपने आप को मेंटेन रखना होता है। मैंने लिविंग क्यों कहा है, घर में कभी अगर घी रखा हुआ देखा होगा, गर्मी के समय लिक्विड हो जाता है, ठंड के समय सॉलिड हो जाता है, तो ये भी तो लिपिड है, फॉस्फोलिपिड से बना है ना। क्या इसमें वैसी प्रॉपर्टी नहीं आती होगी? तो ये कैसे मेंटेन करेगा? जहां ज्यादा लिक्विड हुआ साइटोप्लाज्म लीक होने का डर है। कभी कभी कुछ चॉकलेट मिलता है उसमें अंदर में लिक्विड भरा हुआ होता है, खाया है कभी ऐसा कोई चॉकलेट जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ? अगर बाहर वाला जो जेली है, लेयर है, अगर डाइल्यूट हो गया वो चॉकलेट लीक हो जाएगा। वो चीज क्या होगा, लीक हो जाएगा। तो उसको बचा कर रखना है तो आउटर लेयर क्या होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए कि नहीं। इसलिए मेम्ब्रेन अपने आप को हमेशा रिजिड बना के रखने की कोशिश करता है, किससे? लेकिन रिजिड किस टर्म में, फ्लूइडिक ही होने के बावजूद भी रिजिड होगा साइटोप्लाज्म से, तो है तो फ्लूइड ही लेकिन सेमी है, ना तो पूरी तरह से सॉलिड है ना ही पूरी तरह से। और उसके बावजूद भी अंदर में क्या रखे हुए हैं, साइटोप्लाज्म लिक्विड। इसको एक एज्यूम करो फुटबॉल शेप का एक सेल है, ट्रांसपेरेंट लेयर, उसके अंदर जेल भरा हुआ है। उसके अंदर क्या भरा हुआ है, जेल। जेल जो भरा हुआ साइटोप्लाज्म, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भर दो जितने भर सकते हो, सब सेल ऑर्गेनेल है। और बीच में टेनिस बॉल रखा हुआ है, यही है सेल, यही है सेल। और क्या है कि ट्रांसपेरेंट फुटबॉल के शेप का कोई स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जेल भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर टेनिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, वो न्यूक्लियस है, और जितने ड्राई फ्रूट्स भरना चाहते हो सेल ऑर्गेनेल है, जेल में फंसा हुआ है। आ रही बात समझ में? तो उस जेल को बाहर नहीं आने देना है, तो बाहर का लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप को मेंटेन रखता है, डायनेमिक प्रॉपर्टी शो करता है, जरूरत के अनुसार रिजिड, जरूरत के अनुसार थोड़ा डाइल्यूट। किसी भी मॉलिक्यूल को सेल के बाहर से अंदर लाना है तो बताओ रिजिड रहने से काम चल जाएगा क्या? इस दीवार के थ्रू कोई चीज अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता। आ रही बात समझ में? तो सेल के बाहर से कोई चीज लाना है तो उसको डाइल्यूट रखना होता है अपने आप को। आ रही बात समझ में? तो डाइल्यूट रखने के लिए वो क्या करता है, अपने आप को सेमी फ्लूइड मेंटेन रखता है, क्योंकि सेल के अंदर से बाहर कुछ जा रहा है और कुछ बाहर से अंदर भी आ रहा है। तो अपने फ्लूइडिटी को मेंटेन रखने की जरूरत होती है इसको। इसलिए न तो वो पूरी तरह से लिक्विड होता है ना ही पूरी तरह से सॉलिड, उसको सेमी फ्लूइड कहते हैं। और इसी को दूसरा नाम एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, क्वासी फ्लूइड। जो सेमी फ्लूइड का ही दूसरा नाम क्या है, क्वासी फ्लूइड नेचर। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मोस्ट बाउंड्री, इनर दूर सेल वॉल, ये डेलिकेट स्ट्रक्चर है, बहुत ही पतला लेयर होता है, लिविंग स्ट्रक्चर है, सेलेक्टिवली परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल कहते हैं, और ये सेमी फ्लूइड या क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। क्लियर हो रही है बात? आ रहा है समझ में? अगली क्लास में हम लोग इसके स्ट्रक्चर को शुरुआत करेंगे, कैसा होता है, किस चीज से बना होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? छुट्टी के लिए तो 10 मिनट पहले से तैयार है, वो पीछे बैठे हैं।
ऑनलाइन वालों समझ में आया सबको? चलिए